नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। एक बार फिर बात करेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की, जो जेल से बाहर आने के बाद लगातार सुर्खियों में है अपने बयानों को लेकर और उससे भी ज्यादा अपने अंदाजे बयान को लेकर। अखिलेश यादव से लेकर उनकी भविष्य की राजनीति तक, यानी आजम खान की भविष्य की राजनीति तक, उनके कानूनी केसेस से लेकर उनके परिवार के ऊपर जो केसेस हैं उन तक, वो तमाम बातें जो करते हैं उनके अंदर ज़्यादा छुपाते कम बताते नजर आते हैं। आने वाले दिनों में उनके राजनीतिक कदम क्या होंगे, आखिर अखिलेश यादव को लेकर उनकी नाराज़गी किस हद तक है, इसका अंदाज़ा लगाना अब तक 8-9 दिन उन्हें जेल से बाहर हो गए हैं, लेकिन सब कयासबाजियां ही चल रही हैं। 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव और आजम खान की एक मुलाकात प्रस्तावित है, जिस पर सबकी निगाहें हैं। सबकी निगाहें इसलिए हैं क्योंकि वो मुलाकात अगर होती है, अखिलेश यादव और आजम खान आमने सामने बैठकर बात करते हैं, तो ये माना जा सकता है कि उसके बाद तमाम गिले शिकवे या जो कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएंगे और आजम खान आने वाले दिनों में अपने क्या राजनीतिक कदम उठाने वाले हैं, अपनी राजनीति को क्या शक्ल देने वाले हैं, ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी, जिसको लेकर सब इस वक्त बहुत उत्सुकता भरी निगाहों से आजम खान की तरफ देख रहे हैं। ये तमाम बातें समझने के लिए, आजम खान के बयानों को डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी जी। हेमंत जी, जहाँ तक मुझे याद है 23 तारीख को बाहर आए, 10 दिन के करीब हो गए हैं आजम खान को जेल से बाहर आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की, लोगों के साथ 1-to-1 इंटरव्यूज़ किए, लेकिन उनके बयानों में जो हमारे सामने उनके दर्जनों बयान हैं अगर हम लिस्ट बनाने लगें, लेकिन एक भी बयान ऐसा नहीं है जो ये साफ कर सके, जो ये एक सीधा स्पष्ट मैसेज दे सके कि आजम खान की आने वाले दिनों में राजनीति क्या होगी, वो क्या कदम उठाने जा रहे हैं। उनसे जब ये पूछा जाता है, सबसे पहले मैं शुरुआत अखिलेश यादव से जो उनकी मुलाकात है उसको लेकर ही कर लेता हूं। अभी तक भी उनसे कई बार ये सवाल किया गया कि अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात होनी है, उनका जवाब होता है हाँ, हमें अखबारात के जरिए इत्तला है। यानी वो सस्पेंस बनाकर रखते हैं कि उन्हें किसी ने कोई कम्युनिकेट किया है या नहीं किया है, या वो ये मुलाकात करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। कुल मिलाकर आप कैसे देख रहे हैं इस आजम खान के इन तमाम बयानों को और उनके वो जो भी कदम उठा रहे हैं उन्हें? देखिए, यही तो है अंदाज़े आजम जो कुछ हम देख रहे हैं। अगर आजम साहब की जुबान से निकले अल्फाज जी, या उनका जो अपना खुसूसी अंदाज, बात करने का जो लहजा, तंज और रंज जाहिर करने का उनका तरीका, अगर इसी को सब लोग समझ लें तो फिर आजम खान की खासियत खुसूसियत क्या रह गई। हमेशा उन्होंने ऐसे ही किया। वो कब नाराज हैं, कब खुश हैं, कब व्यथित हैं, कब प्रसन्न हैं, इसका अंदाजा मुझे लगता है कि आज ही नहीं, इसके पहले, बरसों पहले, दशकों पहले भी लोग लगा नहीं पाए कि दरअसल है क्या, वो क्या कह रहे हैं और वो क्या करेंगे। लेकिन इतना तो है कि आजम खान जब जेल में थे तो शायद उनकी चर्चा बहुत कभी कभार हल्की फुल्की हो जाती थी, लेकिन जेल से निकलने के बाद इस वक्त मीडिया में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आजम खान जिस तरीके से नमोदार हो रहे हैं, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आजम खान चीज क्या है, वो क्या है भारत की पॉलिटिक्स में, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स में और रामपुर की पॉलिटिक्स में दरअसल है क्या आजम साहब। आजम साहब देखिए, चाहे मुलायम सिंह यादव का दौर रहा हो, चाहे अखिलेश यादव का ये दौर हो समाजवादी पार्टी में, आजम खान
ने हमेशा यही तौर तरीका अपनाया है। उनको तकलीफ है तो उसको इजहार करने का तरीका भी उनका यही रहा है, एक रहस्य का बहुत लंबा पर्दा, ऐसे जैसे आप किसी तिलिस्मी इंसान से बात कर रहे हो। लेकिन एक पंक्ति में सुनिएगा, संभवतः पहले भी कहा है, कई जगहों पे कहा है, अपने इस प्री प्लेटफॉर्म पे भी संभवतः कहा है कि आजम खां कहीं जाने वाले नहीं। आजम खां समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। ये उनके जेल में रहने के दौरान और जेल से बाहर आने के बाद, जब सियासी फिजाओं में लगातार इस बात को लेकर के चर्चा बनी हुई थी कि क्या आजम खां बीएसपी में जा सकते हैं, क्या आजम खां पाला बदल सकते हैं, क्या उनकी नाराजगी बहुत ज्यादा है, तो भी मेरा एक ही जवाब था, बिल्कुल नहीं, ये उनका अंदाज है, नाराजगी भी वैसे ही जाहिर करते हैं, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है। आजम खान ने दरअसल जिस तरीके की, जिस सोच की, जिन उसूलों की सियासत की है जिंदगी भर, वो उससे अब पीछे नहीं हट सकते। और वह सोच, वह सियासत उनको बीएसपी या किसी और ऐसी पार्टी की सोच के करीब नहीं ले जा सकती जो भारतीय जनता पार्टी या कथित रूप से राष्ट्रवादी सोच वाली अन्य पार्टियों की विचारधारा। तो उनके पास गुंजाइश नहीं है। और यहाँ एक यही बात नहीं है, यहाँ एक जरूरी बात है, समझिएगा कि दरअसल आजम को भी समाजवादी पार्टी की जरूरत है और समाजवादी पार्टी को भी आजम की जरूरत ही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2027 को लेकर के जो लड़ाई लड़ रही है उसके लिए एक फैसलाकुन लड़ाई है। और अखिलेश यादव अब एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह एक एक कदम बहुत सोच समझ के उठा रहे हैं। उनको मालूम है कि उनकी ताकत जितनी बढ़ेगी उतना ही उनको अपने मिशन में आसानी होगी, अपना लक्ष्य पाने में आसानी होगी। और दूसरी ओर आजम खां 10 बार के एमएलए, इतनी मर्तबा मिनिस्टर, लोकसभा राज्यसभा सारी सदस्यता देख चुके हैं, बहुत छोटे घर से आकर के इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो उनको भी बहुत लंबा तजुर्बा है। लंबा तजुर्बा है, उनकी अपनी एक पॉलिटिकल एज जिसको कहते हैं वो आखिरी पड़ाव पर है। तो ऐसे में आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे खान साहब, मुझे ऐसा लगता है। नंबर 2 बात कि अब उनकी तो जो हुई राजनीति हुई, उन्होंने एक ठसक, हनक और तुनक मिजाजी की जो सियासत थी वो एक लंबा अरसा गुजर गया, उनकी उम्र भी अच्छी खासी हो गई है। अब उनके सामने उनकी जो अगली पीढ़ी है, जिसमें अब्दुल्ला आजम और अदीब आजम आते हैं, इनका मुस्तकबिल सामने है, इनका भविष्य सामने है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी चलेगी, किस दिशा में जाएगी, सामने है। तो उसको देखते हुए और तमाम चीजों को देखते हुए उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। हाँ, भाव लेना, बात बात पे नाराज हो जाना, नाराजगी को इजहार करने का यही तरीका अपनाना, ये उनका पुराना शगल है, इसमें कुछ नया नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब आजम खां साहब, जो जिनका बड़ा योगदान समाजवादी पार्टी की बुनियाद में है, जो लंबे अरसे तक ताजिंदगी अपने सियासत की पूरी जिंदगी मुलायम सिंह यादव के बगलगीर की तरह जिन्होंने गुजारी, मुझे लगता है कि अब इस मोड़ पर आकर के उनके दिमाग में और कुछ नहीं चल पाएगा जी। कोई वजह मुझे समझ में नहीं आती, और अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है जिसको लेकर के आप खाली इतना सोचिए, जो जिस मुलायम सिंह के इतने खास साथी रहे, जिनको अपना नेता मानते रहे, और जो मुलायम इनको अपना सबसे विश्वस्त मानते रहे, जब उन्हीं मुलायम सिंह के हाथों
इनको समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया अमर सिंह के दबाव में, तब भी आजम खां समाजवादी पार्टी से अलग किसी और पार्टी में नहीं गए, वापस लौटे, एक्टिव हुए, फिर तमाम चीजें देखी गई, सक्रियता देखी गई। तो अब ये कहना कि आजम खां दाएं बाएं कहीं जाएंगे, मुझे दूर दूर तक नजर। लेकिन जब उनसे छोड़ने की, बने रहने की ये सवाल होता है कि आप कहीं जाएंगे क्या, तो वो कहते हैं, उनका एक जवाब एक जगह पे मैंने देखा, वो कहते हैं कि ना धोखा दें ना धोखा खाएं, हम हिस्सेदार बनना चाहते हैं, ताबेदार नहीं। यानी वो कह भी रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अपनी शर्तें रख रहे हैं कि मैं धोखा नहीं दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मुझे भी कोई धोखा ना दे। मैं ताबेदार नहीं बनना चाहता हूं, मैं हिस्सेदार बनना चाहता हूं। यानी वो अपनी शर्तें भी रख ही रहे हैं। ये इससे आपका क्या, आप इसे कैसे देखते हैं कि हम हिस्सेदार बनना चाहते हैं, ताबेदार नहीं? मैं इसमें कुछ नया नहीं देखता हूं नीरज जी। ये सब कुछ जो पुराने पन्ने हैं उनकी राजनीति के इतिहास के, ये उसी का पुनर्पाठन हो रहा है, ये उसी का रेपिटेशन हो रहा है। ऐसा पहले भी कर चुके हैं, कह चुके हैं। और एक उनकी आदत जरूर रही है कि सियासत में उनकी अपनी कुछ शर्तें होती हैं। एक अपना उनका इलाका है, उनके अपने चंद पसंदीदा लोग हैं, काबिल होंगे जाहिर है, उनके लिए जरूर पैरवी करते रहे हैं। और उनको उम्मीद रहती रही है कि जैसे नेताजी उनकी सारी बात मान लिया करते थे, वैसे अखिलेश यादव भी मानेंगे। हालांकि ऐसा शायद नहीं हुआ। इसी वजह से ये रंज, ये गम, ये तकलीफ और ये जो फिलॉसफी है, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। क्योंकि ये तब हुआ जब आजम साहब बाहर नहीं थे, जेल के भीतर थे। जेल के भीतर से क्या हो सकता है? संदेशे दिए जा सकते हैं, संदेशे लिए जा सकते हैं। संदेशा दिया होगा, संदेशा, लेकिन जो जवाब पाया होगा उससे मुतमईन नहीं होंगे, तभी उनकी तकलीफ शायद कलेजे से बाहर निकल रही है। जैसे रामपुर के टिकट की ही बात हुई आपने 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। उस पे बोले हैं सर, मैं आपको याद दिला दूं, उस पे बोले हैं कि कोई अपनी जीत को मेरी हार ना समझे, ये मेरी हमदर्दी की जीत है। ये बयान दिया उन्होंने कि मैं जेल के अंदर था, ये मेरी हमदर्दी की जीत है, कोई अपनी जीत को मेरी हार ना समझे। यानी उनकी मर्जी के खिलाफ अगर मोहिबुल्लाह को टिकट दिया गया तो वो साफ उस पर उंगली उठा रहे हैं कि वो जीत जो है वो दरअसल मेरी है। देखिए, मैंने कुमार अभिषेक ने जो यूपी तक का पॉडकास्ट किया उनका, उसका कुछ हिस्सा मैंने, वही वाला हिस्सा मेरे ख्याल में मेरे निगाह से गुजरा था, मैंने देखा था। और ये एक ऐसा इशू है जिसको वो अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। ये तो उनकी एक ऐसा जख्म है जो उनके कलेजे तक पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है, इसको इतनी जल्दी भूल नहीं पाएंगे। रामपुर एक ऐसा शहर है, एक ऐसा जिला है, एक ऐसी जगह है जहां आजम खां हमेशा दावा करते रहे हैं कि उस रामपुर को उन्होंने, वो जो नवाब साहबान होते थे उनकी जंजीर से आजाद किया है, जिनका लगातार दखल हुआ करता था, उस गुलामी से उन्होंने मुक्त कराया है। मतलब कि जो गैर नवाबी कोई वहां अनुमाइंदा नहीं हो सकता है, इस मिथक को उन्होंने तोड़ा है। उन्होंने नवाबी खानदान के बड़े बड़े चेहरों को शिकस्त दी है। तो जाहिर सी बात है, उस शहर में तो उनकी इच्छा होगी कि उनकी चले कम से कम उनकी पार्टी के मसाइल में, और उनके मन की नहीं हुई ये सब जानते हैं। इन्होंने पेशकश की थी कि अखिलेश यादव खुद आकर के यहाँ चुनाव लड़ लें, लेकिन जिनको वहां से टिकट दिया गया और जो वहां से चुनाव जीते, तो उनकी पसंद के तो नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं, कुछ इसमें बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो ऐसी सूरत में वो कैसे भूल जाएं कि रामपुर की जो जमीन उन्होंने तैयार की बिना उनके इशारे के। इनका कहना यह था कि मैंने वहां कोई मुखालफत नहीं कराई, वरना, मतलब सीधी सीधी सी बात,
कि रामपुर में उनकी जो हैसियत है इसको कोई भूले नहीं। मतलब उनकी मर्जी के बिना वहां से कोई जीत नहीं सकता, या फिर जो जीते हैं वो जीते नहीं होते। आप समझ रहे हैं ना, उनके कहने का यही मतलब है। तो ये सब थोड़े ग्रीवांसेस उनके दिल दिमाग में रहते हैं, पहले भी रहे हैं, इस वक्त भी हैं। लेकिन ये वक्त है, वक्त कभी कभी बड़ी चोटें दे देता है और वक्त ही मरहम दे देता है। थोड़ा सा आ, भावुक व्यक्ति हैं, जिद्दी हैं, क्रोधी भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इसमें कोई शक नहीं कि न सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास बल्कि उत्तर प्रदेश की समूची सियासत में आजम खां के बराबर के कद वाला कोई और मुस्लिम चेहरा नहीं है। नेता तो बड़े हैं, मुसलमानों के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, गजब की तकरीर करते हैं, अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, इतना लंबा संसदीय मौजूदगी का उनका सदनों की मौजूदगी का उनका अपना रिकॉर्ड रहा है। बहुत बढ़िया बोलते हैं सदनों में, वो क्वालिफाइड आदमी हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव जीते रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, एक बड़ा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड बड़ा है और सामने चेहरा बड़ा है। तो वो तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए एसेट हैं। और उनको बहुत बार जब अखिलेश यादव के पिताजी ने बर्दाश्त किया है, अखिलेश यादव ने खुद बर्दाश्त किया है। आप सोचिए कि वही आजम खान साहब हैं जिन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने का पहला बड़ा समर्थन दिया था जी। और ये वही अखिलेश यादव हैं जो बतौर मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में पहुंच जाते थे। मुख्यमंत्री, एक समझी सी बात है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि आजम साहब थोड़ा सा लेट हो गए, समय से नहीं पहुंचे, तो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के तौर पर जो नगर विकास मंत्री थे, जो सीनियर मोस्ट काबीना मंत्री थे आजम खान, उनका इंतजार किया है, तब कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है। तो उनका कद है, तो कद के हिसाब से उनको इज्जत भी मिली है। अखिलेश यादव ने उनको हमेशा इज्जत दी है और मुझे लगता है कि इज्जत वो उनको देंगे और वो अपना सम्मान लेंगे। थोड़ा सा राजनीति में कुछ भाव लेना भी एक शब्द होता है। हमारे सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल में कहा जाता है बहुत भाव ले रहे हैं। और अब भाव ले रहे हैं तो ये भाव लेना इनके लिए नई बात नहीं। आजम खान भाव लेते रहे हैं, फिर भाव लेंगे, उसके बाद सक्रिय हो जाएंगे। थोड़ा भी सेहत वहत सुधार ले, जेल में लंबे वक्त तक रह चुके हैं, बड़ी तकलीफें सही हैं, मुकदमे तो इतने झेले हैं, मुकदमे झेले और जाति भी हुई है, ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस नेचर के मुकदमे उनके ऊपर लादे गए, उस पर हमको आपको तो क्या, एक कॉमन आदमी को भी एकदम से विश्वास नहीं होगा कि आजम खान मुर्गी चोरी कर सकते हैं, बकरी चोरी कर सकते हैं, भैंस चोरी कर सकते हैं, दारू की दुकान में डकैती कर सकते हैं, आदि आदि जो उन पे आरोप लगे हैं। तो इन हालातों से निकले हैं, उभरने में थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद सक्रिय होंगे। लेकिन सर एक बात ये भी है कि गंगा जमुना के पुलों के नीचे से पानी भी तो बहुत बह गया है ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखिए बीजेपी की राजनीति देखिए, वो राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह से होती हुई अब योगी आदित्यनाथ तक आ चुकी है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल जो है वो मुलायम सिंह से होती हुई अखिलेश यादव तक आ चुकी है, यानी पीढ़ियां बदल गई हैं, नेक्स्ट जनरेशन आ गया है। आजम खान पुरानी पीढ़ी के ही हैं। मैं आपसे ये पुरानी पीढ़ी से मेरा मतलब है कि वो एक जनरेशन पहले के, यानी मुलायम सिंह यादव और राजनाथ सिंह की जनरेशन के हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि उन्हें अपना पुराना रसूख चाहिए। वो तो आपने कहा कि
कि भाई अपना पुराना रसूख चाहिए, लेकिन वो ये भी तो समझते होंगे या उनके बयानों में ये झलक रहा है, मेरा मानना है कि दरअसल अब मुस्लिम वोटर तो अखिलेश यादव के साथ जा चुका है, पॉलिटिक्स का पैटर्न बदल गया है, पॉलिटिक्स दो ध्रुवीय हो गई है। ऐसी सूरत में जो पुराने समीकरण थे वो बदल गए हैं और मुस्लिम वोटर अब अखिलेश यादव के साथ है मूलतः आजम खान की बजाय। देखिए, ये बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। आपने जितने बिंदु कहे एकदम सही है, 100% सही। और उसमें एक बात और जोड़ लीजिए कि आजम खान साहब जब सक्रिय नहीं थे, जब वो जेल में थे, तब साल 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने जितने सांसद जिताए, ये समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मुलायम सिंह यादव ने सारी ताकत झोंकी, सत्ता में रहते चुनाव लड़े पार्लियामेंट के। अखिलेश यादव 2012 से 17 के बीच में सरकार चला रहे थे। 2014 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा। जब समाजवादी पार्टी उरूज पर थी, मुलायम सिंह यादव के सियासत का जलवा था, तब भी समाजवादी पार्टी को इतनी कामयाबी नहीं मिली। ये तब हुआ जब आजम खान साहब तो जेल में थे, मतलब बगैर उनके हुआ। इसका मतलब थोड़ी ये है कि उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी जो अहमियत है वो कम हो जाए। हालांकि आप देखिएगा, अखिलेश यादव, मैं क्या कहता हूं, अखिलेश यादव ने समय के साथ ज्यादा परिपक्व राजनीति करना शुरू कर दिया है। और ये अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स की मैच्योरिटी ही थी कि साल 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले अखिलेश यादव ने बहुत सी चीजों के, बहुत से इल्जामों को जज्ब किया। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव हो रहे थे तो कमलनाथ जैसा कांग्रेस का टॉप का लीडर वो कहता था कौन अखिलेश, ये अखिलेश कौन है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बहुत बेहुदा बातें कहते थे अखिलेश यादव के बात को लेकर के। कांग्रेस के प्रवक्ता नेता सब उल्टा सीधा कहते थे। उसके बावजूद उन्होंने जज्ब किया, क्योंकि उनको जनता की नब्ज पता थी, मुस्लिम वोटर्स की नब्ज पता थी। उसके बावजूद उन्होंने राहुल गांधी को साथ लिया, कांग्रेस को साथ लिया, और ये परफॉर्मेंस उन्होंने सामने रखा, ये परफॉर्मेंस दिखाया इतनी सीटों का। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में उन्होंने पीछे छोड़ा, पराजित किया। और इस तरीके की डेफिसिट दी बीजेपी को कि उत्तर प्रदेश की डेफिसिट ही भारतीय जनता पार्टी के लिए लगता है हेमंत जी का इंटरनेट कनेक्शन फिर डिस्टर्ब हुआ है, उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे हेमंत तिवारी से, लेकिन जो बातचीत हेमंत जी अपनी आजम खान को लेकर कह रहे थे, उसका लबोलबाब ये है कि वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि आजम खान का जो पुराना रसूख रहा है। जी हेमंत जी, मुझे लगता है कि अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूं, अखिलेश यादव तो ये प्रयोग कर चुके हैं, सफलता के साथ कर चुके हैं, और ये साबित कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब सीधे सीधे उनके अलायंस के साथ है। यानी मुस्लिमों का एक वर्ग जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर देख रहा था, वो कहीं और न जाए, इसके लिए उन्होंने अलायंस किया और सफलतापूर्वक एक अच्छा रिजल्ट हासिल किया 2024 में। तो अब उनको ऐसा थोड़ी है कि आजम साहब के बिना उनका काम नहीं चल सकता है। लेकिन उसके बावजूद आजम बड़े चेहरे हैं। एक पर्टिकुलर वैसे उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों में उनकी अपनी एक छवि है, अपनी एक फॉलोइंग है, लेकिन एक पर्टिकुलर इलाके में उनका अपना रुतबा है, अपना जलवा है, और मुस्लिमों के एक बड़े नेता हैं। तो जो मुसलमान पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर देख रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ गया, फिर आगे भी जाएगा, तो उन मुसलमानों के बीच का एक बड़ा चेहरा क्यों गंवाएं अखिलेश यादव? क्यों ऐसा कोई काम करें कि वो किनारे हो जाएं? अब देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा,
एक दौर वो भी था इसी उत्तर प्रदेश में, मंडल कमंडल की राजनीति का दौर शुरू हुआ तो एक वक्त आया जब उस वक्त भी आजम खान बड़ा चेहरा मुसलमानों को हुआ करते थे, बड़ी तल्ख तकरीरें करते थे, एक आध बड़ा विवादित बयान भी उनका उस जमाने में आ गया था, आपको याद होगा, बार बार उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब चर्चा में थे, बड़ी चर्चा में थे। उसके बावजूद मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन था? मुसलमानों के सबसे बड़े नेता तो सब मुलायम सिंह यादव हुए। अयोध्या में जो घटनाएं हुई, मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए कार सेवकों पर गोली चली, जो कुछ हुआ, उन सारे कथानक के बाद, उन सारे घटनाक्रम के बाद मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम सिंह का कहा जाने लगा, मौलाना मुलायम सिंह यादव कहा जाने लगा। तो मुसलमान तो उनके पीछे था ही था, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी उन्होंने आजम खां को हमेशा अपना बगलगीर रखा और अपनी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरे के तौर पर उनको सामने पेश किया। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र हैं अखिलेश यादव, उन्हीं की पॉलिसीज पे चलते हैं, उनके उसूलों पे चल रहे हैं। ठीक है, नए जमाने के हैं, नई सोच के हैं, लेकिन साहब चेहरे तो चेहरे ही होते हैं ना। एक बात और, एक बात और हेमंत जी, कि चूंकि हमने इंडिया अलायंस की बात की, तो कुमार अभिषेक के इंटरव्यू में एक बात आजम खान ने कही, उनका ये बयान है कि राहुल गांधी के ऊपर भी वही धाराएं थी जो मेरे ऊपर थी, बल्कि राहुल गांधी के ऊपर एक दो ज़्यादा ही थी, लेकिन मेरी विधायकी 5 घंटे में चली गई, उन्हें क्लीन चिट मिल गई। ये फ़र्क है राहुल गांधी और आजम खान के होने में। हमारा सवाल ये है कि वो लंबी बातचीत कर रहे हैं अपने बारे में, अपनी पॉलिटिक्स के बारे में, वो बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी की जिसकी सत्ता में उनके 5 साल पिछले लगभग जेल में गुजर गए 2 कड़ियों में, ये राहुल गांधी का नाम अचानक बीच में आया। इंटरव्यूअर होने के नाते कुमार अभिषेक का भी कहना था कि उन्हें अचरज हुआ कि राहुल गांधी का नाम बीच में आया, और अब वो राहुल गांधी जो इस वक्त अखिलेश यादव के सबसे बड़े साथी बने हुए हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, और अखिलेश यादव उनके सबसे बड़े साथी बने हुए हैं संसद की पॉलिटिक्स में। इसमें कोई पॉलिटिक्स देखते हैं क्या आप, कि ये अचानक कैसे आ गया नाम राहुल गांधी का? जी, मुझे खुद बड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि कुमार अभिषेक ने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया, बड़े अच्छे सवाल किए, आजम के मिजाज को देखते हुए सवाल किए, उनके जवाबों से भी अच्छे सवाल निकाले और उसके जवाब लिए। इस जवाब पर हमको भी एक मर्तबा तो थोड़ी सी हैरत हुई, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि यही तो अंदाज है आजम का। आजम खां के तंज करने का यही अंदाज है। उनके मन में जो कुछ रहता है उसको निकाल लेते हैं कहीं न कहीं किसी तरीके से। उनको इस बात का रंज तो है, इस बात का रंज नहीं है कि राहुल गांधी इनके साथ क्यों है। राहुल गांधी तो अखिलेश यादव के साथ साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी थे। बिल्कुल, तब कोई उनको, राहुल गांधी को लेकर उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चूंकि उनका अपना भुगता हुआ मामला है। हाँ, इसमें एक बात जरूर है, इस सवाल के जवाब में एक बड़ी चीज जरूर छुपी हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है कि जब उसी इशू पर उनकी सदस्यता चली गई, उनका वोटिंग राइट चला गया, हाँ आप समझ रहे हैं, और उसी इशू पर राहुल गांधी को कुछ नहीं हुआ। तो इसकी 2 वजहें हैं भाई। देखिए, उनका अपना दर्द है, उनके साथ राहुल गांधी की मतलब रिकॉर्ड के लिए राहुल गांधी की सदस्यता भी गई थी, सुप्रीम कोर्ट से रिवोक करवाई उन्होंने। जी, तो उनका एक कहना था सुप्रीम कोर्ट से रिवोक होने तक। खैर, उनको इस बात का तंज तो है ही है, तो इस बात का रंज है और इसलिए उन्होंने तंज किया। मुझे लगता है कि उनको ये बात कहीं न कहीं से महसूस हो रही है, हो सकती है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को इस पूरे इशू को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, जिस तरीके से इसको एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाना चाहिए था, शायद समाजवादी पार्टी ने जो अखिलेश यादव को अगुवाई में है ऐसा नहीं किया। इस बात से हमको ये कहीं न कहीं से थोड़ा सा मुझे लगता है, और उसकी तकलीफ उनके मन में थी, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी का उदाहरण लिया होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। फिलहाल प्रथम दृष्टया तो मेरा यही सोचना है जी कि भाई, अब हालांकि
आप देखिए, ये बात भी नहीं कही जा सकती। अब अखिलेश यादव ने कम से कम कपिल सिब्बल जैसे देश के सबसे बड़े वकील माने जाते हैं, जो उनको राज्यसभा भेजा, उनको अपना विश्वस्त बनाया, और ताकि इनके जो मुकदमे हैं उसमें भी मदद कर सके, और लीगल हेल्प के अलावा। तो ऐसा अखिलेश यादव ने भी अपनी ओर से कोशिश की, लेकिन इस मामले में मुझे, राहुल गांधी वाले मामले में लगता है कि उनको इस बात का कहीं ना कहीं से थोड़ा सा इस बात की तकलीफ है कि जो काम समाजवादी पार्टी को, जो काम अखिलेश यादव को करना चाहिए था, शायद नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत क्यों नहीं मिली? बात तो हो सकती नहीं तो आपको लगता है कि 8 तारीख को, जो अभी तक के मुताबिक 8 तारीख को अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात है, उस मुलाकात के बाद ये जो सस्पेंस के बादल हैं ये पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी समाजवादी पार्टी की राजनीति के नजरिए से? मुझे लगता है आ जाएगी, इसमें कोई अड़चन नहीं होगी। आजम साहब भी एक हद तक थोड़ा सा चिढ़ते हैं, एक हद तक टेढ़े रहते हैं, एक हद तक भाव लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सारी चीजें पटरी पा जाती हैं। और वैसे भी आप जानिएगा कि अखिलेश यादव का जाना उनके लिए एक अच्छी बात होगी। अखिलेश यादव वहां अगर पहुंचते हैं तो थोड़ा सा जो उनका गम हल्का फुल्का गलत होगा, मतलब कम होगा। और दूसरी बात ये भी है कि, या अब आप देखिए, इससे जुड़ी एक और बात हो सकती है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई जब वो जेल से बाहर निकले तो कोई बड़ा नेता क्यों नहीं गया समाजवादी पार्टी का? हाँ, नहीं गए। अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के भी डर लगता है साहब कि आप जाओ बिना उनको बताए, जेल में तो उनको कम्युनिकेट कर नहीं सकते हैं, बिना बताए आप चले जाओ, आजम खान आपसे मिले ही नहीं, टेढ़े मुंह पर गाड़ी में बैठ ले दरवाजा खोल करके, तो वहां बेइज्जती हो जाए। तो बहुत से लोग तो इस डर के मारे भी अवॉइड करते हैं आजम साहब से ना। ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन अखिलेश यादव जा रहे हैं तो अखिलेश यादव ने बड़ा गंभीरता के साथ इस बात को सोचा होगा। वो जाएंगे, घर की बात घर की हो जाएगी। वैसे भी जानिएगा, ये जो अब्दुल्ला आजम है, जो आजम साहब के साहबजादे हैं, वो अखिलेश यादव के बड़े, मतलब उनके हमउम्र एक तरीके से हैं, उनके बड़े फैन हैं, उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। और उन्होंने बार बार कहा है इस बात को कि ऐसा नहीं है, हमारी तकलीफ के दिनों में अखिलेश यादव जी ने हमारी पूरी सहायता, पूरा सहयोग करने का पूरा प्रयास किया। तो ये स्थिति है जी। चलिए, ये तो सबकी निगाह 8 तारीख की उस मुलाकात पर ही है। अखिलेश यादव शायद विदेश में हैं, 6 तारीख को लौटेंगे। उनके लौटने के बाद हो सकता है फिर कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इस दिशा में हमें देखने को मिले, लेकिन हमारी निगाह इस पर बनी रहेगी। और हम हेमंत जी आपके पास दोबारा आएंगे इस विषय पर या दूसरे किसी विषय पर, जैसे ही कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है उसका लब्बो लबाब समझने के लिए, उसे डिकोड करने के लिए। आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।